हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने अगले वीडियो की तरफ। आप लोगों ने इससे पहले और भी वीडियोस देखी होगी जिसमें भौगोलिक विकास के काल अनुक्रम के बारे में हम लोग समझे थे। क्रोनोलॉजी सीरीज, ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट के बारे में समझा हम लोगों ने। कुछ वीडियोज पहले भी है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग उन्हें देख सकते हैं। आज से हम लोग आगे की तरफ बात करने वाले हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 20 पॉइंट तक बातें की हुई थी। पृथ्वी के जन्म से लेके पहिए के आविष्कार तक, पहिए के आविष्कार से लेके पोप, पादरी, चर्च वगैरह तक बातें की है। उससे आगे फिर आगे बढ़े तो हम लोगों ने बात किया कि यूरोप में नवजागरण हुआ। नवजागरण अर्थात नई जागृति की शुरुआत। तो यूरोप में नवजागरण के बाद क्या होता है, इस चीज को जरा देखते हैं। जब यूरोप में नवजागरण होता है तो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगते हैं, देशों के बारे में पता लगाने लगते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जब जाएंगे, दूसरे देशों के बारे में पता लगाएंगे तो वहां से उनके जो कुछ भी सीखने की चीजें होगी उसे सीखेंगे, अपने व्यापार की तरफ भी बढ़ेंगे। तो आते हैं हम लोग 21वें नंबर पॉइंट पे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। नवजागरण के बाद का समय जो होता है वह किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए किस प्रकार से ज्यादा लाभकारी होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 21 नंबर पॉइंट में क्या होता है कि इसका जो समय काल है वह 1599 ईस्वी है। 1599। अब इस 1599 ईस्वी में क्या होता है, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को जो होता है व्यापार करने का शाही प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का शाही प्रमाण प्राप्त हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करने के लिए शाही प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेती है तो उस परिस्थिति में वह भारत से व्यापार करने के लिए राजी हो जाती है। तो भारत से व्यापार करने के लिए जब वह भारत और वहां के देशों के बारे में जब एक दूसरे के जब रिश्ते जब अच्छे होने लगते हैं, जब एक दूसरे के व्यापार को लेकर जब रिश्ते अच्छे होने लगते हैं तो यहां से सामान को वहां ले जाना, ले आना, ये सब चीजें जो होती है, सुविधाएं जो होती है, धीरे 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 विकास होने लगता है। और एक पॉइंट और आता है कि जब 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब स्थापना के बारे में इसको जब शाही प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया तो 1600 ईस्वी में क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। अब 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है तो इसके व्यापार में वृद्धि होने लगती है। अब इससे क्या होता है कि जिससे इन्हें पूर्व के देशों के साथ क्या होता है कि व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। पूर्व के देश, अब भारत के विश्व के नक्शे पे देख सकते हैं कि पूर्व के देश में भारत, विश्व और उसके बहुत सारे देश भी शामिल थे। तो यहां से 1599 ईस्वी एक बहुत ही अच्छा मोड़ लेके आती है। एक कैसा मोड़ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, लेकिन एक भारत के लिए एक अच्छा मोड़ साबित नहीं हुआ, जिससे कि भारत में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बात से आप अवगत भी होंगे और ना भी इस बारे में जानते हैं तो जब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इस टाइमलाइन को आगे पढ़ते हुए थोड़ी सी जानकारियां लेते हुए आगे बढ़ेंगे तब हम लोग समझेंगे इसके बारे में और भी ज्यादा बातें। तो इससे आगे हम लोग आते हैं अगले नंबर पॉइंट में और अगला नंबर पॉइंट है 1603 ईस्वी। तो 22वें नंबर पॉइंट में लोग देखते हैं कि 1603 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1603 ईस्वी में जो हुआ था वह था इंडो शहर। इंडो शहर का स्थापना हुआ था। यह इंडो शहर कहां है? तो इंडो शहर जो है, ये इंडो शहर किसका नाम है, इसका स्थापना कहां हुआ था, तो इसके बारे में जरा जानते हैं। यह इंडो शहर है वह टोक्यो का पुराना नाम है। टोक्यो का पुराना नाम है इंडो शहर। टोक्यो का पुराना नाम इंडो शहर। और इसका स्थापना कहां हुआ था? यह जापान का उस समय का सबसे बड़ा शहर था। जापान का सबसे बड़ा शहर के रूप में यह जाना जाता था। अब यहां से इस थोड़ी सी चीजें फैक्ट वाइज इस चीज को समझते चलते हैं। विकास के क्रम में जो थोड़ी थोड़ी जो चीजें आती हैं उसको भी समझते चलते हैं। और यहां से आपने इस दो पॉइंट को समझा कि जब 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का बारे में शाही प्रमाण पत्र जब इसे प्राप्त हुआ, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और अब व्यापार करने लगी पूर्व के देशों के साथ। तो इसके आगे हम लोग चलते हैं अगले नंबर पॉइंट में कि 23वें नंबर पॉइंट क्या है।
तो 23वें नंबर पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो 23वें नंबर पॉइंट का समय काल है 1700 ईस्वी। 23वें नंबर पॉइंट का समय काल है 1700 ईस्वी। तो इस 1700 ईस्वी में क्या हुआ था, यह जो 1700 ईस्वी था वह संसार में, पूरे विश्व में औद्योगिक और परिवहन क्रांति का केंद्र बना। तो इस 1700 ईस्वी में क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति और परिवहन क्रांति है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में क्या होता है कि यहां पे जो होता है औद्योगिक क्रांति और परिवहन क्रांति। तो यहां पे जरा देखिएगा, ये औद्योगिक क्रांति और परिवहन क्रांति के बेस क्या है, यहां पे यह क्यों आया और किस प्रकार से आया। तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वहां के स्थापना के बाद लोगों का व्यापार बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो वहां पे सामानें बनने स्टार्ट हुई। तो जब सामान बनेगी तो वह क्या हुआ, एक प्रकार का औद्योगिक क्रांति हुआ, उद्योगों में बढ़ावा मिला। तो जब उद्योग में जब बढ़ावा मिलेगा, आप किसी भी सामान का मैन्युफैक्चरिंग कीजिएगा तो आपको क्या पता होगा कि उस सामान का ट्रांसपोर्टेशन का भी जरूरत पड़ेगा, उस सामान को आप एक जगह से दूसरे जगह भेजिएगा। तो जब औद्योगिक क्रांति की जब शुरुआत होगी तो यह एक दूसरे के पूरक है, तो परिवहन क्रांति की भी शुरुआत होगी, क्योंकि आप एक जगह से दूसरे जगह सामान को भेजोगे, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान आएगी, आपके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल से ज्यादा और क्या चाहिए, उस सामान को जो आप बना रहे हो उस सामान को आप कहीं पे भेजोगे। तो कहने का मतलब है जब औद्योगिक क्रांति जब होती है, उद्योगों में जब बढ़ावा जिस प्रकार से मिलने जाता है, तो जब जब उद्योगों में बढ़ावा मिलता है तब तक ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का भी बढ़ावा मिलता है, यह एक दूसरे के पूरक है। तो यहां पे आपने समझा इस चीज को। 1700 ईस्वी में क्या होता है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और औद्योगिक क्रांति जब आती है, तो औद्योगिक क्रांति के साथ साथ परिवहन क्रांति भी आ जाती है। और सिर्फ एक देशों में नहीं, एक महादेशों में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी पूरी तरह से व्यापार प्रारंभ थी, वहां पे औद्योगिक क्रांति के साथ साथ परिवहन क्रांति आ जाती है। तो यहाँ पे एक और अगला पॉइंट ये होता है कि औद्योगिक क्रांति क्या सिर्फ मनुष्य काम कर रहे हैं उसको आप औद्योगिक क्रांति बोल देंगे? नहीं, यहाँ पे एक चीज और आता है कि ह्यूमन जो अपने हाथों से जो काम करता था, वो ह्यूमन जो काम करता था, जो मनुष्य जो काम करता था, वह चेंज हो गया अब मशीन में। अब वह काम जो थी वह मशीन करने लगा। अब जो काम आप जो कर रहे थे अपने हाथ से, जैसा कि आप एग्जांपल की तरफ में मैं समझाता हूं, आपको घर में लगा हो चक्की वगैरह पीसने के लिए, जहां पे हाथ से आटा पीसा जाता हो। अब वहां से हाथ से जब गेहूं को पीस के जब आटा निकाला जाता है, और उसके बाद में क्या होता है कि जब वह जो गेहूं है वह मशीन में दे दिया जाता है, और वहां से जब पिसाई स्टार्ट होता है तो कम समय में हम लोग बहुत ज्यादा उत्पादन कर पाते हैं और कम समय में कामों का बढ़ोतरी हो जाता है। तो उस परिस्थिति में आप समझ सकते हो कि जब औद्योगिक क्रांति आता है तो परिवहन क्रांति भी आता है, और जब परिवहन होगा तो एक जगह का सामान जब दूसरे जगह जाएगा तो जब लोग देखेंगे तो लोग की मांगे बढ़ेगी, जब उन्हें सामान पसंद आएगी तो मांगे बढ़ेगी, और मांगे जब बढ़ेगी तो सिर्फ इंसान की हाथ भी काफी नहीं रहेगा उस सामान को बनाने के लिए। उस परिस्थिति में लोगों को मशीन का सहारा लेना पड़ेगा। और आपको पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आपको कम जरूरत होगी, इंसान के हाथों से बनाए हुए चीजों से काम चल सकता है। जैसे कि एक समय था कि मनुष्य के द्वारा मिट्टी के बनाए जा रहे बर्तनों से काम चल जाता, लेकिन जैसे ही धातुओं का खोज हुआ उसके बाद में क्या हुआ, मशीनों के द्वारा क्या किया गया कि बर्तनों को बनाया जाने लगा। और उसी प्रकार से जब मैंने बताया आपको कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो जब मनुष्यों को आवश्यकता हुआ, जब उसको काम कम होने लगा, उसको जरूरत ज्यादा होने लगी, तब उन्होंने मशीन का सहारा लिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1700 ईस्वी में क्या होता है कि जो मानवीय शक्तियां थी वो पूरी तरह से यांत्रिक शक्तियां, कहने का मतलब मशीनरी पे डिपेंड होने चली गई। और जब मशीन पे जब डिपेंड होगी तब उसके बाद में क्या होता है कि ढेर सारी फैक्ट्रियों का उदय हुआ। कोई एक फैक्ट्री नहीं, बहुत सारी फैक्ट्रियों का उदय होना स्टार्ट हो गया। तो जब अनेक सारी फैक्ट्रियों का उदय होगा तो इसका प्रभाव क्या होगा, तो अनेक सारी जब फैक्ट्रियां जब उत्पन्न होगी तो इससे क्या होगा, तो अनेक सारी फैक्ट्रियां के उत्पन्न होने से उत्पादन में वृद्धि होगा। उत्पादन में वृद्धि होगा, तो जब उत्पादन में वृद्धि होगा तो उत्पादन में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होगा, जब आप किसी चीज को उत्पाद करोगे बहुत ज्यादा, जब कोई चीज जब उत्पादन में जब आ जाएगा तो आप उसको बेचने के लिए बाजार खोजोगे। तो बाजार की खोज हुई और नए नए बाजार का स्थापना भी हुआ। बाजार की खोज हुई और फिर बाजार की स्थापना भी हुई।
इसके साथ साथ क्या होता है, जब बाजार की जब स्थापना होती है तो आप जब एक जगह से दूसरे जगह जब जाओगे तो इस चीज के बारे में जानोगे कि कहां पे ज्यादा जरूरत है, तो वहां पे जब देखोगे तो आप जरूरत के अनुसार क्या करोगे, आप देखोगे कि जिस देश में इस चीज की कमी है उस जगह पे आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे सिर्फ परिवहन क्रांति के आधार पे, परिवहन के आधार पे मैं सामान भेजने के साथ साथ ऐसा भी कर सकता हूं कि वहां पे मैं इस चीज की नई कंपनियां भी बैठा सकता हूं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो एक देश होते हैं जिनके पास इकोनॉमिकल लेवल जो अच्छा होता है, जो व्यापार करना चाहते हैं, वह क्या करते हैं, दूसरे देशों से जाकर उससे अपने को समझा के, उससे बातें करके और वहां पे उससे ऑर्डर लेके और फिर वहां पे अपनी कंपनियां बैठाते हैं। तो क्या होता है, तो दूसरे देशों में निवेश की शुरुआत हो जाती है। जो दूसरे देश होते हैं वहां पे एक देश दूसरे देश में निवेश करने लगते हैं, और जब निवेश करेंगे तो वाजिब है कि वहां के लोग जो होंगे उन सारी चीजों के बारे में अच्छे से जानेंगे, समझेंगे और उस चीज को आगे लेके चलेंगे। अब ये जो ढेर सारी फैक्ट्रियां हैं, इसके उदय होने के साथ साथ आपने देखा उत्पादन में वृद्धि होगी। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो बाजार की खोज होगा, क्योंकि उस सामान को सेल भी तो करना है। जब बाजार का खोज होगा तो जब पता चलेगा फैक्ट्री के मैनेजर को कि भाई यहाँ पे तो है ही नहीं ये चीज और यहाँ पे ज्यादा जरूरत है, तो क्यों सोचेगी वो, तो ये सोचेगी कि यहाँ पे हम सामान को भेजे ही क्यों, ट्रांसपोर्टेशन पे खर्ची क्यों लगाए, क्यों ना नई कंपनियां ही यहाँ पे बैठा दे। तो क्या होता है कि विदेशों में क्या हुआ कि निवेश करना लोग स्टार्ट कर दिए। अब इसके साथ साथ और क्या होता है, एक फैक्ट्री का उदय जो होता है, एक जो फैक्ट्री की जो स्थापना होती है वो बहुत ही ज्यादा एक परिवर्तन लेके इतिहास में आती है। तो अब इसके आगे देखते हैं कि इस फैक्ट्रियों का उदय का और क्या प्रभाव पड़ा। जब फैक्ट्रियों का उदय होगा तो उस फैक्ट्री में मजदूर काम करेंगे, और जब मजदूर जब काम करेंगे तो एक मजदूर कोई काम नहीं करेगा, वहां पे सैकड़ों हजारों ढेरों सारे मजदूर काम करेंगे। तो आपको पता होगा जहां पे सैकड़ों हजारों लोग जहां पे काम करते हैं वहां संगठन बनता है, और यह जो संगठन होता है वह फैक्ट्रियों के लिए अच्छा भी होता है, हानिकारक भी होता है। कहने का मतलब जब एक साथ जब ज्यादा लोग एक ही काम को करेंगे, श्रमिकों का जब संगठन बनेगा, तो श्रमिकों का संगठन बनने के साथ साथ और कौन सी चीजें होगी, जब एक साथ जब लोग काम करके जब काम करने लगेंगे तो लोग जब आपस में मिलेंगे, अपने विचार को मिलाएंगे, जब एकत्रित होंगे, तब वहां से क्या होता है कि नए राजनीतिक विचार उत्पन्न होते हैं। नए राजनीतिक विचार के रूप में मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाता हूं। तो जब नए नए राजनीतिक विचार जब उत्पन्न होंगे तो वहां पे क्या होता है कि आपने कुछ मूवीज में देखा होगा कि मूवी में देखते समय हम लोग क्या करते हैं कि जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, अगर किसी भी मजदूर पे अगर अत्याचार करते हैं, अनाचार करते हैं, उनके द्वारा अगर शोषण किया जाता है, तो उस परिस्थिति में वह क्या करते हैं कि सारे मजदूर इकट्ठा होकर और उस फैक्ट्री के मालिक के प्रति उसके विरुद्ध में आवाज उठाते हैं। क्यों आवाज उठा पाते हैं, क्योंकि वह संगठित है, एक साथ है, इसलिए वह क्या करते हैं, उस पर आवाज उठाते हैं। तो जब आप संगठित हो जाओगे, अब जब मजदूर वर्ग बनाओगे, तो वही मजदूर वर्ग क्या होता है, एक प्रकार की राजनीतिक विचारधारा को उत्पन्न करती है। वह अपने लिए काम करती है, जैसे कि राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपने देश को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल होते हैं, वो राज्य को बढ़ाने का काम करते हैं, उसको अच्छा करने का काम करते हैं। उसी प्रकार से मजदूर का जो संगठन था वह धीरे धीरे राजनीतिक विचारधारा में बदलने लगा, और यहाँ से राजनीति की उत्पत्ति होती है। अब यहां से जब राजनीतिक विचार जब उत्पन्न होंगे तो इससे अगला पॉइंट क्या आएगा, जरा देखते हैं। यहां से दो चीजें उत्पन्न हुई, समाजवाद और कम्युनिज्मवाद। यहां से क्या उत्पन्न होता है, तो समाजवाद और कम्युनिज्मवाद। तो इस प्रकार के नए नए विचारधारा उत्पन्न होते हैं। या आप मैंने यहां पे क्या लिखा, नए राजनीतिक विचारधारा उत्पन्न होंगे। तो नए राजनीतिक विचारधारा के रूप में समाजवाद और कम्युनिज्मवाद निकल के सामने आता है। आपने इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। इसको जरा सा ध्यान से एक बार और देख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे एक नोट्स के रूप में आप बना सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट नोट्स है। अब उसके बाद में जब आपने देखा कि ह्यूमन जब मशीन के रूप में काम करने लगा, मशीन वहां पे आने लगेगी, तो मशीन आने के बाद में क्या होता है कि एक फैक्ट्री जो थी वो ढेर सारी फैक्ट्रियां लगने लगी। अब ढेर सारी फैक्ट्रियां लगेगी, ढेर सारे सामान भी बनेंगे। जब ज्यादा सामान बनेंगे उन्हें आप ज्यादा बेचोगे भी, जब बेचोगे बाजार की खोज करोगे, जब आप बाजार की खोज करोगे, ज्यादा अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप सोचोगे कि मैं इस पे और ही ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चे क्यों करूं, मैं यहाँ पे नई कंपनियां ही खोल देता हूं। इसके साथ साथ और भी होता है, जब वहां पे श्रमिक काम करेंगे संगठन के रूप में रहेंगे, जब एकत्रित होंगे तो वहां पे नई विचारधारा उत्पन्न होंगे। किस प्रकार की विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा, क्योंकि आपको पता है राजनीति जो होती है स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी काम करती है।
तो वहां पे होगा। अब इसके साथ साथ क्या होता है, नए नए विचारधारा उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार के विचारधारा, समाजवाद और कम्युनिज्मवाद। तो इस विचारधारा को आपने देखा। अब इसके अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 24 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 24 का जो समय काल है वह 1773 ईस्वी है। पॉइंट नंबर 24 का समय काल क्या है, और इस 1773 ईस्वी में क्या होता है जरा सा देखते हैं। यहां पे जो होता है वह कैप्टन जेम्स कुक, नाम क्या है जरा देखिएगा, कैप्टन जेम्स कुक। तो कैप्टन जेम्स कुक ने क्या किया, कैप्टन जेम्स कुक जो थे एक प्रकार के घूमने वाले व्यक्ति थे, वो हर समय घूमते रहते थे। तो घूमने के साथ साथ इन्होंने एक घूमते घूमते एक बहुत ही अच्छा सा काम किया, और वो काम क्या था कि 66.5 डिग्री साउथ में जाकर 66.5 डिग्री दक्षिण में जाकर उन्होंने क्या किया कि वहां पे ऑस्ट्रेलिया का खोज किया। ऑस्ट्रेलिया का खोज किया, 66.5 डिग्री साउथ में जाकर ऑस्ट्रेलिया का खोज किया। तो इस चीज को आपने समझा। चलते चलते रास्ते में बहुत सारी चीजें आती है, इसको हमने यहां पे देख लिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 25 की तरफ। तो आते हैं हम लोग अपने 25 नंबर पॉइंट की तरफ। तो 25 नंबर पॉइंट का जो समय काल है वह 1800 ईस्वी है। 25 नंबर पॉइंट की तरफ चलते हैं, और 25 नंबर पॉइंट जो है इसका समय काल है 1800 ईस्वी। तो 1800 ईस्वी में क्या होता है, यहां पे आते हैं एक व्यक्ति निकलकर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या किया जरा देखते हैं। इनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और ये जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच के क्या कहता है कि दूरी को क्या किया कि घटाया। और दूरी घटाने का यहाँ पे अर्थ ये है कि समानता लाया, दोनों में आपस में समानता लाया। तो यहाँ पे जब समानता लाता है तो ये समानता लाने के बाद में क्या होता है, यहाँ पे इसका जो कारण है वह शहरीकरण यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। और यहाँ पे जब शहरीकरण प्रारंभ होता है तो ये शहरीकरण जो है एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और शहरों के बारे में, शहरों में रहना, लोगों का वहां पे जाना, जैसे कि आपको पता है कि आपने देखा थोड़ी देर पहले कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी तो लोग क्या होंगे, वहां पे जाएंगे। जब वहां पे जाएंगे तो शहर की तरफ धीरे धीरे बन जाएगा, और जब शहर की तरफ बन जाएगा तो वहां पे गांव से लोग पलायन करके शहर की तरफ जाएंगे। गांव से लोगों का शहर की तरफ पलायन करने में एक और कारण यही था। तो एक कारण जो था कि यहाँ पे लोग जो थे सुख सुविधाएं इन्हें मिलने लगे, सुख सुविधाएं मिलने के साथ साथ रोजगार भी मिलने लगा। अर्थात शहरीकरण, जो शहर में जाने वाले जो लोग थे इनकी जनसंख्या धीरे 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 बढ़ने लगी। एक मैं आप लोगों को डाटा बता दूं, उस डाटा के अनुसार क्या होता है कि 1600 के मध्य तक, 1600 के मध्य तक आप देखोगे कि शहर में लोग जो थे वह लगभग 25% के करीब में थे। शहर में लोग जो थे वह एकदम 25% के करीब में थे। उसके बाद जब आप बढ़ते हो तो 1800 ईस्वी में जो लोग हो गए वह 30% के करीब में रहने लगे। तो यह धीरे धीरे क्या होता है कि यह शहरीकरण का प्रभाव है कि लोग धीरे 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 शहर की तरफ जाने लगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो 1980 में आप देखोगे, 1980 में लगभग लोग 40% के करीब में रहने लगे। और अभी के परिस्थिति में नाउ व्हाट टाइम, अभी के परिस्थिति में जो है लोग 50% शहर में रहते हैं। इस डाटा से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता गया, जैसे जैसे शहरों का विकास होता गया, वैसे वैसे लोग शहर की तरफ बढ़ते गए। समय आगे बढ़ता है, वहां पे नए नए फैक्ट्रियां लगते हैं शहरों में, तो लोग गांव से पलायन करके शहर की तरफ जाते हैं। तो यहां पे जो आपको जो डाटा है वो बहुत कुछ आपको दिखाया।
कि लोग शहर की तरफ क्यों गए, क्या वजह रही होगी, शहरों में जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण थे, ये बहुत सारे सवालों के जवाब आपको देते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि इन सभी शहरों को आर्थिक समृद्धि का इंजन कहा जाने लगा। कहने का मतलब आर्थिक समृद्धि का इंजन इन शहरों को क्यों कहा जाने लगा, मैंने बताया कि इस शहर को आर्थिक समृद्धि का इंजन कहा जाने लगा। जब आर्थिक समृद्धि का इंजन किसको बोलेंगे, आर्थिक विकास में कोई इंजन अर्थात जो सहायता आपको करता है मशीन की तरह, अर्थात बहुत ही फास्ट बढ़ना। तो ये शहर जो थे वह आर्थिक समृद्धि का इंजन इसलिए कहा जाने लगा कि यहाँ पे जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट था बहुत ही ज्यादा फास्ट होने लगा। और इसके साथ साथ और क्या होता है कि जब व्यापार बढ़ेगा तो लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे जगह पे व्यापार करना चाहेंगे, अपने सामान को बेचना चाहेंगे, एक दूसरे से खरीदना चाहेंगे। उस परिस्थिति में नेपोलियन आते हैं तो नेपोलियन ने एक प्रस्ताव दिया, और ये जो नेपोलियन थे उन्होंने क्या कहा कि स्वेज कैनाल, आपने सुना भी होगा कि स्वेज कैनाल, कैनाल मतलब नहर, तो स्वेज नहर का जो प्रस्ताव था वह नेपोलियन ने रखा। तो स्वेज नहर अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज में देखा होगा, आज से लगभग 6-7 महीने पहले, कि वहां पे एक जो शिप थी वह हवा की वजह से जब लंबे जा रही थी वो, तो हवा की वजह से जब वो तिरछे हो जाती है तो उसमें जाकर वो फंस जाती है, क्योंकि स्वेज नहर की चौड़ाई कम है, इस वजह से वहां पे फंस जाती है। तो आपने करंट में इस चीज को देखा भी होगा, लेकिन आपने नहीं देखा तो समझते हैं नेपोलियन ने स्वेज कैनाल का स्थापना करने के लिए जब प्रस्ताव रखा, तो इस प्रस्ताव से क्या होता है, स्वेज कैनाल जब आता है उस समय पे व्यापार करने के लिए लोगों को बहुत आसान हो जाता है, एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में बहुत ही इनको आसानी से सुविधा होती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि सिर्फ एक स्वेज कैनाल कितनी दूरी घटाता है। ये जो स्वेज कैनाल आता है, ये जो रास्ता आता है, यह क्या करता है कि समुद्री व्यापार के तरीके को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। कैसे कि भूमध्य सागर से लेकर मेडिटेरेनियन सी से लेकर रेड सी, लाल सागर, और लाल सागर से होते हुए हिंद महासागर। आपने देखा कि ये जो स्वेज कैनाल के सिर्फ आने से क्या हुआ कि व्यापार करने का एक बहुत ही ज्यादा दूरियों का घटने का प्रारंभ हो गया। यहां पे आपने देखा मेडिटेरेनियन सी से लेकर रेड सी, और रेड सी से लेकर इंडियन ओशियन तक के दूरी को घट गया, तो लोगों का आना जाना और व्यापार करने में बहुत आसानी। आपने इस पॉइंट को समझा। 1800 ईस्वी में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। जब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आते हैं तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक समानता पैदा करते हैं। जब वो समानता पैदा करते हैं तो आपस में व्यापार की रणनीति बनती है। जब व्यापार की रणनीति बनती है तो शहरीकरण प्रारंभ होता है, और शहरीकरण प्रारंभ होता है तो आपने एक डाटा भी देखा 1600 के ईस्वी के करीब में 25% लोग शहर में रहते थे। 1800 के ईस्वी में जब आते हैं तो 30% के लोग करीब में रहते हैं, और 1980 में आते हैं तो 40% या बढ़ के हो जाता है, और अभी के समय में लगभग 50% लोग जो है शहर में निवास करते हैं। इसका एक कारण क्या है, औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति में क्या होता है, जब मशीन की स्थापना होती है तो वहां पे लोग रोजगार के लिए जाते हैं, और वहां पे रोजगार के लिए जाते जाते वहां पे लोग धीरे धीरे बसने लगते हैं। ये एक कारण था। इसके बाद में जब यहाँ पे आपने देखा कि इसे इस शहरीकरण को क्या कहा जाने लगा, या आर्थिक समृद्धि का इंजन कहा जाने लगा, क्योंकि जो शहर था वह आर्थिक समृद्धि को, किसी भी देश को बढ़ाने के लिए, वहां के इकोनॉमिकल डेवलप करने के लिए बहुत ही ज्यादा योगदान साबित होता था। उसके बाद में नेपोलियन ने स्वेज कैनाल के बारे में प्रस्तावना रखा, और ये जो स्वेज कैनाल था इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि यह मेडिटेरेनियन सी से लेकर रेड सी, और रेड सी से लेकर हिंद महासागर, इंडियन ओशियन तक के दूरी को घटाकर व्यापार करने में सहायता प्रदान किया। आते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। तो हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट है 26 नंबर पॉइंट। इसका समय काल क्या है जरा देखते हैं। 26 नंबर पॉइंट का समय काल है 1848 ईस्वी। इस 1848 ईस्वी में क्या होता है, ये जो 1848 ईस्वी है, यहाँ पे जो कार्ल मार्क्स थे वह कार्ल मार्क्स आते हैं और अपना एक बुक लिखते हैं, कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स अपना बुक लिखते हैं, उस बुक में इन्होंने मेंशन क्या करते हैं, और उस बुक का नाम क्या था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उस बुक का नाम क्या था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और यह जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, इस बुक में क्या लिखा हुआ था, तो इसमें दो वर्ग के बारे में चर्चा किया हुआ था। वह वर्ग कौन कौन था, बुजुर्गा वर्ग और सर्वहारा वर्ग।
बुजुर्वा वर्ग जो था वह अमीरों का वर्ग था, बुजुर्वा वर्ग अमीरों का वर्ग था और सर्वहारा वर्ग गरीबों का। यहां पे बुजुर्गा वर्ग में और सर्वहारा वर्ग में बंटवारा करने के बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो था वह अमीरी और गरीबी के बीच में बंटवारा कर दिया। और यह जो अमीरी और गरीबी जो आपको दिखाई देती है वो कहीं ना कहीं इसका भी एक कारण रह चुकी। तो बहुत सारी चीजों को आपने देखा और समझा। आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन में उसके लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से उस वीडियोस को देख सकते हैं। और यहां तक आपको समझने में अगर मदद मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अपने प्रश्नों को समाधान करने के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।